द फोस्टेड में आपका स्वागत है। और आज ऑन रिकॉर्ड शो पे जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्हें आपने पहले भी जो है हमारे पोर्टल पे देखा होगा ज़रूर। सीधी बात जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रखते हैं। नन अदर देन अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, द फोस्टेड में आपका स्वागत है। सर, बार पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं सर फिर से अरूज पर है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जर्नल हाउस में लाए बिना जो है कई सारी अमेंडमेंट जो है वो कर दी गई हैं, और इसी पे जो है बार पॉलिटिक्स बहुत तेज़ हो गई है। सर, क्या है जम्मू बार में जो हमेशा ही जो देखा जाता है इसमें पॉलिटिक्स ज़रूर होती है? देखिए, ऐसा है। अब पॉलिटिक्स एज सच वो वाली पॉलिटिक्स नहीं होती जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन यह है कि बार जो है ए पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ए पॉलिटिकल, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन द बार इटसेल्फ थोड़ी बहुत ही पॉलिटिक्स होती है, हमेशा ही रही है। ये नहीं कि अभी चली है। अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग आइडियालॉजी है, तो जब आइडियालॉजी डिफ़र करती हैं तो उसको आप बार पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, तो किसी हद तक ये जस्टिफाइड भी होती है। लेकिन जब आप बार के इंटरेस्ट को पीछे रखें और पर्सनल इंटरेस्ट को आगे ले आएँ, वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात की आपने कि अमेंडमेंट किए बिना कुछ बदलाव हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात आपकी ठीक है कि अभी जो इलेक्शन नोटिफिकेशन निकली है उसमें सुनने में आया कि उसमें कुछ प्रोविज़न्स ऐसे रखे हैं कि जिसकी 30 इयर्स प्रैक्टिस होगी वही एलिजिबल होगा बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जिसकी 25 इयर्स होगी वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा, जिसकी 20 होगी वो जनरल सेक्रेटरी के लिए होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो इसमें मेरा यही मानना है कि ये प्रेरोगेटिव सिर्फ जनरल हाउस का है। जनरल हाउस ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो जनरल हाउस ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी ऐसी कोई अमेंडमेंट अप्रूव नहीं की है, और मेरा यही मानना है कि जब तक जनरल हाउस इसको अमेंड नहीं करता ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ये इन्फोर्स नहीं हो सकती। इस पे आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। ये मेरी अपनी सोच है। कहीं ना कहीं सर पूरे देश में जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को जो है वो आगे लाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो अब जो क्लॉज दिख रहा है हमें, खासकर बार एसोसिएशन में जो क्लॉज डाल दिया है कि 30 साल या 25 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सर वो तो कहीं ना कहीं जो है प्लस 60 55 50 अबव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी का सर सपना है, यूथ विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता पीछे रह जाएगा अगर ये क्लॉज जो है आ जाते हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंट क्या है, मोटिव नहीं मैं कहूँगा। मोटिव बड़ा पॉलिश वर्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट, इंटेंट, सोच क्या है। अगर तो ये सोच है कि सिर्फ जो 55 या 60 का हो चुका है जो मेंबर, उसी की विजडम ज़्यादा है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, आईक्यू ज़्यादा है, सोच ज़्यादा है या एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ ये सोच गलत है। राइट? जो बेस्ट एलिमेंट निकलता है एक लायर से उसके प्रोफेशनल कैरियर में, वो मेरी समझ के मुताबिक 35 to 50 होता है। 15 साल जो उसके होते हैं 35 to 50, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लायर्स लाइफ इन द प्रोफेशन। और जब आप प्रोफेशनल एसोसिएशन के इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हो, हाउ कैन यू से कि जिसकी 30 इयर्स प्रैक्टिस नहीं है, ही मे नॉट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ जे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ ये है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बेस्ट टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बार को लीड करने के लिए, और बेस्ट टैलेंट जो है वो आपको 30s में भी मिल सकता है, 35 में भी मिल सकता है, और 40 और 45 में तो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल होता है। तो मेरी अपनी सोच है कि उस टैलेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि ऐसे मापदंड, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके आप उस टैलेंट को जो है सुप्रेस कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वर्ड जो है सर आपने यूज़ किया, पॉलिश। इंटेंट सर, इंटेंट पे ही आते हैं। क्या अभिनव शर्मा जी को लगता है क्या इंटेंट रहा है अगर ऐसा कुछ जो है क्लॉज लाया गया है? अभिनव जी की अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है? ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, मोटिव को छोड़ देते हैं, इंटेंट क्या रहा है?
क्या समझते हैं अभिनव शर्मा जी, टेंट क्या हो सकता है इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेंबर्स, पर्टिकुलरली सीनियर मेंबर्स, ये सोचते हैं कि अगर हम यंग एडवोकेट्स को मौका देंगे तो कुछ एस्पायर करते हैं एलिवेशन की तरफ, कुछ एस्पायर करते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो किसी भी एज में हो सकती है। एलिवेशन की एक पर्टिकुलर एज रखी होती है। ऐसा नहीं है, इन पास्ट पहले भी जो लोग प्रेसिडेंट्स बने उन्होंने पॉलिटिक्स भी की, वो एलिवेट भी हुए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एलिवेशन से पहले या पॉलिटिक्स से पहले उन्होंने बार के लिए डिलीवर नहीं किया। तो ये सोच रखना कि हम एक पर्टिकुलर लेवल तक लोगों को इनएलिजिबल कर दें, ये सोच गलत है। और बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा, एक लायर की लाइफ में 35 to 50 है, और बड़े बड़े इस एज के जो लोग प्रेसिडेंट बने उन्होंने डिलीवर किया है बार के इंटरेस्ट में। बार आगे बढ़ी है, बार ने कई अपनी डिमांड्स उन्हीं की लीडरशिप के अंडर अचीव की हैं। तो ये फैसला जो है ये बार के इंटरेस्ट में नहीं है, पर्टिकुलरली एट दिस स्टेज जब पूरी दुनिया में यंग टैलेंट को एनकरेज किया जा रहा है और यंग टैलेंट ही बेस्ट डिलीवरी कर रहा है। कहीं ना कहीं सर, फॉर्मर जो है, आप प्रेसिडेंट होने के नाते बार एसोसिएशन के, कहीं ना कहीं आपके पास एक और जिम्मेदारी है, वो है भाजपा के स्पोक्स पर्सन की, और कहीं ना कहीं भाजपा को आपने ज्वाइन भी किया है। बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स का जो मसला है इस टाइम जो है सर काफ़ी जो है अरूज पर है, और कहीं ना कहीं सर आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने आपसे बात की थी तो ये बात ज़रूर निकल के आई थी कि अभिनव शर्मा जो यंग एंग्री मैन जो लुक है वो कहीं ना कहीं वापस आएगी। सर वो बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, कब जो है अभिनव शर्मा जी वहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए, वो हमारी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी गए थे। हमारी पार्टी के जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, रविंद्र राणा जी से भी मिले हैं, और उन्होंने उनको एश्योर किया है कि मैं उनकी डिमांड पूरी आगे तक पहुंचाऊंगा। देखिए, जो सुनने में आ रहा है कि पोस्टें एक पर्टिकुलर लेवल तक एडवर्टाइज हुई थी, सिलेक्शन शायद उससे ज़्यादा हो गई है, और अपॉइंटमेंट जो है उतनी ही हो रही है जितनी पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी। अब वो उन्होंने इशू टेकअप किया है, जैसे कि उन्होंने सुनाया मुझे, होम मिनिस्टर से भी किया है और डीजी बीएसएफ से भी किया है, राइट। मैं भी उनसे कल मिलने जा रहा हूँ इस इशू पे कि ये इसका स्टेटस क्या है। उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद अगर तो कहीं इलीगलिटी हुई है, कहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ जस्टिस हो, और यहाँ तक भी जाना पड़े मैं उनके लिए उनको जस्टिस दिलाने के लिए जाऊँगा। सर कहीं ना कहीं उनकी जस्टिस की बात रही, रैबर खेल को भी तक जस्टिस नहीं मिला, डेली वेजेस को भी तक जस्टिस नहीं मिला सर, और कहीं ना कहीं 56 डेज आज जो है बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स को हो गए हैं। और बड़ा सवाल जो सर उनका ये बात में आ रहा है कि हमारी जो है नौकरियां अपॉइंट होंगे, हम उनके नहीं होंगे, वो सब छोड़ दीजिए, हमें जो है भाजपा ज्वाइन करवाई गई ऑफिशियली। हमें जो बोला गया कि आपका जो है डीडीसी इलेक्शंस के बाद आपका हो जाएगा, और हमें जो है वर्बली बोला गया है पीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से। तो बाद में जब हमें ही मतलब बैक स्टेप किया गया है, तो ये पॉलिटिक्स है ये कब तक चलेगी? यहाँ हमें फेस पे ही आकर बोल दिए, मीडिया के सामने आके बोल दिए हम नहीं कर सकते। नहीं, क्या कहा, भाजपा ज्वाइन कीजिए? हाँ, भाजपा ज्वाइन उन्होंने ऑफिशियली, बच्चों ने, बीएसएफ सीएसएफ स्टूडेंट्स ने भाजपा ज्वाइन की हुई है डीडीसी इलेक्शन से पहले। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि जब हमें भाजपा ज्वाइन करवाई यही बोल के कि आपका जो मसला है सॉल्व हो जाएगा डीडीसी इलेक्शन के बाद, तो फिर अब जो है हमारा मसला सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? पहले इतनी बड़ी एश्योरेंस कैसे दे दी हमें? देखिए, ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि ये उन कंडीशन रखी थी कि आप भाजपा ज्वाइन करिए, ऐसा मैंने नहीं सुना। अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसका भी पता करता हूं, लेकिन लगातार बच्चे सर वो जो है कई मीडिया पोर्टल्स पे, हमारे मीडिया पोर्टल पे बोल चुके हैं। मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना, लेकिन अगर किसी लीडर ने उनको एश्योर किया है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके आपके साथ जस्टिस होगा, तो मैं आपको एक बात कहूं, इस पे पूरे जोर शोर से भाजपा काम कर रही है। रविंद्र राणा जी भी कर रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी कर रहे हैं, और देखिए कुछ काम करने के लिए कुछ लीगलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। आपको पता है, जब पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, सपोज 10 पोस्टें एडवर्टाइज हों, उसमें एक कीवर्ड क्लास रखी जाती है, पोस्ट में इंक्रीज, पोस्ट में डिक्रीज। उनको क्या बोलते हैं?
एंटिसिपेटेड वैकेंसीज। मतलब अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप जब सिलेक्शन एजेंसी को पोस्ट रेफर करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर कितने लोग इस पोस्टों से आगे प्रमोट हो जाएंगे, कितने लोग इन पोस्टों से आगे रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो पोस्टें भी आप बेशक स्पेसिफाई नहीं करते एडवर्टीजमेंट में, लेकिन एक क्लास रख सकते हो पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज। अब उस एडवर्टीजमेंट में ये क्लास थी कि नहीं थी, और अगर थी कि पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, तो फिर उन बच्चों का लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है उन पे अपनी अपॉइंटमेंट सीक करना। ये भी बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें जो है ये जो है लीगलिटी थी, उसमें ये क्लॉज मैं कह रहा हूँ वो क्लास देखनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो एडवर्टीजमेंट मेरे पास लेके आइए, फिर मैं देखता हूँ इसमें वो क्लास अगर थी तो पोस्टें एडवर्टाइज कितनी हुई, सिलेक्शंस कितनों की हुई, अपॉइंटमेंट कितनों की हुई। उसमें आरटीए लगा के भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज की क्लॉज रखी गई थी इसके पीछे क्या एक्सरसाइज हुई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड जब बाहर आएगा उसमें पता लगेगा कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज की प्रोविज़न जो क्लास रखते हैं उस पर एक होमवर्क होता है कि इतने लोग रिटायर हो जाएंगे, इतने लोग प्रमोट हो जाएंगे, इसलिए हम इतने लोगों को और लगा सकते हैं सेम सिलेक्शन से। तो अगर वो क्लास है और उसके ऊपर अगर एक्सरसाइज हुई है तो उन बच्चों का राइट है उन पोस्टों पे अपॉइंटमेंट सीक करना। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है ना सर वो निकल के आती है, हमेशा ही निकल के आती है जब भी कोई ऐसा मसला बनता है, खासकर रैबर केल का, डेली वेजेस का, अभी BSF CSF स्टूडेंट्स का। सेंटर में जो है भाजपा की सरकार है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सर प्रॉक्सी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी भाजपा रन कर रही है। कहीं ना कहीं सर देखा जाता है उन्हीं की बात जो है सुनवाई जो है वो सेंटर में नहीं होती। जब 4G का मसला ले लीजिए, रविंदर रैना जी बोलते हैं 10 दिन में चल जाएगा, वो अगली रात को चल जाता है। उधर से अल्ताफ बुखारी जी बोलते हैं कल तक चल जाएगा और उनकी बात सच भी हो जाती है, वो कल तक चल भी जाता है। सर ये जो मिसमैच है इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं जो है सेंटर में जो है कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहे हैं स्टेट लीडर्स के। क्या मानते हैं सर आप इसको? सुनिए, मैं आपको एक बात कहूँ, जब नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था लोग घर में बैठ गए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, 4G था नहीं जम्मू में। उस टाइम जितने ज़ोर शोर से 4G की चर्चा चली इतने ज़ोर शोर से उसके बाद नहीं चली। मैंने उसी दिन उन 15-20 दिनों में कम से कम भी 15-20 इंटरव्यूज़ किए। आप मैं सारे इंटरव्यूज़ आपको फॉरवर्ड करूँगा। आशीष कोहली जी ने भी किए, अमित जी ने भी किए, जुनैद जी ने भी किए। मैंने सभी इंटरव्यूज़ में कहा ना ये 4G बंद करवाया है भाजपा ने, ना ये 4G चलाएगी भाजपा। ये 4G बंद हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स पे। एक सर क्रेडिट क्यों? सुनिए, चलाने का क्रेडिट भाजपा। सुनिए ना, सुनिए ये उस पर भी आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। और ये रेस्टोर भी जब होगा, मैंने ये कहा था कि इनपुट्स आएंगी एजेंसी से तो रेस्टोर होगा। मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा है, उनके भी इंटरव्यू सुन लीजिए, एक नहीं 50 इंटरव्यूज। और जब ये चला उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने यही कहा है कि इनपुट्स के बेस पे ये रेस्टोर हुआ है। लेकिन अगर आप बुखारी जी की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब 1 दिन 2 दिन पहले पता चल जाता है कि ये काम होने वाला है तो उसके पहले स्टेटमेंट दे दी 2 दिन पहले कि मैं डिमांड करता हूं जी 4G रेस्टोर होना चाहिए। पता है सबको 2 दिन के बाद होना था। रविंद्र रैना जी ने कह दिया था 10 दिन के बाद होना है, क्योंकि पता चल गया था, इनपुट्स आना शुरू हो गई थी कि सिक्योरिटी एजेंसी इसको क्लियरेंस दे रही हैं। आप मेरे इंटरव्यूज निकाल लीजिए, मैं भाजपा का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैंने 10 बार कहा है ना हमने बंद करवाया है ना हम रेस्टोर कराने का क्रेडिट लेंगे। हाँ, इतना हमने ज़रूर कहा कि हमने 4, 5, 6 महीने लगातार एफर्ट किए कि आप सिक्योरिटी एजेंसी से फ्रीक्वेंटली इनपुट्स लीजिए और जब भी इनपुट होता है तो उसको फ़ौरन रेस्टोर कीजिए। इतने एफर्ट्स हमारी भाजपा हमेशा करती रही है। एफर्ट्स हमने किए हैं लेकिन रेस्टोरेशन का क्रेडिट हम नहीं क्लेम कर रहे। सर एक एजिटेशन की और मांग है लोगों की तरफ से कि अभिनव शर्मा जी ने जैसे एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की एजिटेशन चलाई थी, एक एजिटेशन और चला दें और हमें विश्वास है कि अभिनव शर्मा जी ये कर भी सकते हैं वो काम। वो है लेक, जो हमारी लेक है जो अभी तक बनी नहीं है, तभी लेक सर। वो अगर अभिनव शर्मा जी ऐसी एजिटेशन चला दें एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसी, तो कहीं तभी लेक भी बन जाएगी और साबरमती फ्रंट भी बन जाएगा सर। अगर लोग साथ दे तो बिल्कुल चलाएंगे, एजिटेशन चलाएंगे। अगर अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाके एजिटेशन करनी पड़ेगी हम करेंगे। बड़ी बात है सर। बिल्कुल, मैंने भाजपा ज्वाइन करने से पहले ही कहा था
कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और भाजपा तीनों खितों को इकट्ठे लेके चलती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहली पार्टीज जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी, भेदभाव करती थी। भाजपा ये नहीं करती है कि सिर्फ जम्मू को ही देती है, भाजपा तीनों रीजन्स को। अब तो 2 रीजन हो गए, एक जम्मू एक कश्मीर, तीसरा यूटी है लद्दाख। तीनों को इनका ड्यू शेयर भाजपा प्रयास करती है कि तीनों को ड्यू शेयर मिले, जो पहली पार्टीज जो हैं, जो पावर्स में रही हैं, जिन्होंने नहीं किया। तो मैंने ये कहा आपको कि अगर कहीं लगता है कि जम्मू पीछे रह रहा है तो उसके लिए अपनी पार्टी में जाके भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे। तो जम्मू के लोग अगर साथ देते हैं, अगर कहीं लगता है जम्मू के लोगों को कि यहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लड़ेंगे और अपनी पार्टी में भी जाके बात रखेंगे, और पार्टी पे अगर प्रेशर डालना पड़ा वो भी डालेंगे। पीछे हटने वाली बात नहीं है। सर, अपनी जो इलेक्शन लड़नी है उसके लिए भी प्रेशर डालेंगे कि कौन सी इलेक्शन? असेंबली इलेक्शन अगली बार। देखिए, ऐसा है, पॉलिटिक्स में आप कुछ भी पहले नहीं सोच सकते। पॉलिटिक्स में 11th आवर पे भी कुछ भी हो सकता है। जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, ये कंडीशन नहीं रखी थी कि मुझे आप कंटेस्ट करवाएंगे, ठीक। ये कमेटीज़ बनती हैं, एक सेटअप होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक। वर्किंग कमेटीज़ होती हैं, इलेक्शन कमेटीज़ होती हैं, कोर कमेटीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं। जब इलेक्शन होगी, जो कैंडिडेट पार्टी डिसाइड करेगी कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जिनको पार्टी खड़ा करेगी, हम उनके लिए काम करेंगे। अगर हमें खड़ा करेगी, हम भी कंटेस्ट करेंगे। नहीं खड़े करेगी, जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ ड्यूटी निभाएंगे। जब मैं अभिनव सर को जानना शुरू हुआ था, सर बोलूँगा ऑफिशियली क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ, लॉ कोर्स से सीनियर है। जब मैं अभिनव सर को जानना शुरू हुआ था, तब अभिनव सर जो थे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और बड़ा लॉ की बातें करते थे। कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो पूरा मुकम्मल बन रहे हैं, क्योंकि वैसे जवाब भी देते हैं आजकल। सर, एक बात और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कल ही मैं कहीं पढ़ भी रहा था, CRPF के जो DG साहब हैं, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स कम हुए हैं कश्मीर में। काफ़ी उन्होंने एक फिगर भी दिया था, 200 के आसपास जो है मिलिटेंट्स जो हैं पिछले ईयर में जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किए हैं, और कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है वो सेंट्रल सरकार को जाता है। बड़ा अच्छा स्टेप था। मगर सर, एक बात जो है, पिछले ही दिनों हमने देखा सर, कृष्णा ढाबा के जो ओनर हैं, उनके बेटे की जो जिस तरीके से मृत्यु हुई, शहीद हुए वो, उसके बाद सर भाजपा का, पहले तो मैं सर ये ऑफिशियल चाहूँगा क्योंकि किसी न्यूज़ ने या किसी पोर्टल ने या किसी भी नेटवर्क ने वो कवर तो नहीं, कोई भाजपा का बड़ा नेता वहाँ पे नहीं दिखा, या गए थे और मीडिया से थोड़ा चुपके गए हैं। यस, देखिए ऐसा है, हर जगह जाके आपको चेहरे नहीं दिखाने होते, राइट। अभी पिछले दिनों आपने सुना, एक कांस्टेबल ने अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और वाइफ को एलिमिनेट कर दिया। AK-47 जो उसका वेपन था, उससे उनको मार दिया। किसी स्टेज पे वो मेरा PSO था, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। कुछ उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। अब मैं कल, और मेरे साथ कम से कम भी 50 लीडर्स उनके घर गए थे। मैंने मीडिया नहीं वहाँ बुलाया था, और जब मीडिया वहाँ पे आया, मैंने बाइट भी कोई नहीं दी। हर जगह जाके चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। भाजपा के काफ़ी लीडर्स वहाँ अफसोस जाहिर करने गए हैं, अपनी सहानुभूति प्रकट करने गए हैं, लेकिन मीडिया में सामने नहीं आए होंगे, ये बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गए नहीं वहाँ पे। ये कुछ पल ऐसे होते हैं यहाँ पे आपको, जब आप सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं, मौन करने जाते हैं, तो वहाँ पे चेहरा किसको दिखाना है? फैमिली के साथ उनके दुख दर्द को शेयर करना होता है, इतना ही मकसद होता है। तो वो भाजपा के लीडर उनके घर गए थे। सर, कहीं ना कहीं सर एक प्रश्न और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो सर ये सर कि रविंदर रैना जी हमेशा ये बोलते हैं कि भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या अभिनव जी इस बात पे एग्री करते हैं? देखिए सर, एक वर्ड में फिर मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। ऐसा बिल्कुल आएगी। अगर सर भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत से आएगी तो CM फेस कौन होगा भाजपा का, रविंदर रैना जी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, ये कोई इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता भाजपा में। भाजपा में आप चले जाएंगे बीजेपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इसमें। PM फेस पे जो है भाजपा चुनाव लड़ती है,
नरेंद्र मोदी जी का फेस है और कहीं ना कहीं लड़ना भी चाहिए, अपने आप में एक बड़े पॉलिटिशियन है। दूसरी बात सर, ये क्लेम आप कहीं ना कहीं कर देते हैं कि हम प्रचंड बहुमत से आएंगे, मगर ये क्लेम नहीं करते सर आपकी सीएम फेस कौन होगा। फिर आप बोलते हैं कि पार्टी की हायर कमांड जो है फैसला करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का जो है वो कहीं ना कहीं सेकुलर है, वो पार्टी मिलजुल के फैसला करेगी। सर कहीं ना कहीं एक फेस तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक को, कि पब्लिक भी डिसाइड कर दे, या फिर डरती है भाजपा बताने से, और आपसे सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्लियर जो है बता देंगे आपके नज़रिए में कौन है सर। देखिए, ऐसा सुनो मेरी बात, जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी प्रोजेक्ट करेगी। अभी चुनाव नहीं आए हैं, कब चुनाव होने हैं किसी को पता नहीं। पहले डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी, वो एक्सेप्ट होगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिट होंगी, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी। भाजपा अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ज़रूर प्रोजेक्ट करेगी। और जैसा मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी में उनका हमारा स्लोगन है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यहाँ पे हर डिसीजन जो होता है वो एक लेवल पे एक कमेटी करती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसे ही मैंने कहा, अगर किसी को मैंडेट देने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के लिए भी प्रक्रिया होगी। और दूसरी एक बात आपकी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, उनकी उपलब्धियां, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच आगे रखती है, और पूरा नेशन जो है उनको फॉलो करता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट का अपना इंडिविजुअल ऑरा, उसकी कैपेसिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में, फील्ड में, ये सब चीज़ों को देख के चेहरे आगे इलेक्शन में उतारे जाते हैं। कोई एक नाम अगर आप बताना चाहेंगे ये जो है फिट हो सकता है सीएम फेस जम्मू कश्मीर का, आपके नज़रिए से सर? देखिए, आपने दो नाम लिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई और तीसरा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बने, रविंद्र रैना जी बने, हमारी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं। जो फैसला नेशनल नेतृत्व जो करेगा वो जम्मू कश्मीर की जनता के हक में करेगा, उनको उनके इंटरेस्ट में करेगा, भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट में करेगा। तो जो दो नाम आपने लिए, मुझे तो ये दोनों बेस्ट लगते हैं, इनमें से कोई भी बन सकता है। बोला था पॉलिटिकल जो है बहुत करेक्ट होते हैं आजकल अभिनव सर। सर लास्ट क्वेश्चन, जम्मू डिक्लेरेशन की बात जो है बहुत ज़ोरों से चल रही है, और आपको सर जम्मू का एक चेहरा माना जाता है, क्योंकि एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, सर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो एजिटेशन सबको याद है। जम्मू भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं लोग कई बार, नहीं सर, भूल जाते हैं। हम याद दिलाते रहेंगे। जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा अगर बनने का मौका मिला, खासकर अभिनव शर्मा जी को, तो बनेंगे? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी उसके साथ मैं वचनबद्ध हूँ, उसके साथ ही चलूँगा। क्योंकि आप जब एक किसी संगठन में आते हैं, पर्सनली सर आप ज्वाइन करेंगे अगर जम्मू डिक्लेरेशन बनती है? मैं कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी मैं उसी के मुताबिक चलूँगा। एक संगठन ज्वाइन किया है, आपको कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन आप ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए, पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज ज्वाइन की, जैसे कहते हैं ना डोगरी में, अपनी तलियों पे सरसों उगाना, ये पॉलिटिक्स में नहीं होता। आपको बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, कंपोजर रखना पड़ता है, बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, तब जाके आप पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश होते हो। कहीं ना कहीं डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि पूर्ण जो है पॉलिटिशियन जो है अभिनव शर्मा जी बन चुके हैं। अगली चर्चा में हम फिर से अभिनव शर्मा जी को बुलाएंगे, और अगली चर्चा जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत जो है गंभीर रहेगी, क्योंकि जम्मू का वो बर्निंग इशू भी है, और हमने प्रॉमिस कर लिया है अभिनव सर से कि वो उस चर्चा में आएंगे हमारे साथ। यू आर वॉचिंग द फोर्थ स्टेट, कीप वॉचिंग फोर्थ स्टेट। आई एम गोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।